बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में अब आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एक ही मौजू है कि गज़ा लहू लहू है। इजरायली जारियत जो इस वक्त जो जारियत है उसको मुसलसल 7वां रोज़ है। तकरीबन कमोबेश 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं। ना हॉस्पिटल बचा, ना बैनुल अक़वामी मीडिया बचा, ना कोई और सिविल इमारत जो है वो गज़ा के अंदर बची। मुसलसल जारियत है। आखिर दुनिया ये सवाल कर रही है, आखिर फ़लस्तीन ये सवाल कर रहा है कि क्या किस जुर्म का इर्तकाब किया है कि इतनी भारी सज़ा उन्हें दी जा रही है। और इज़राइल इस वक्त किसी की दुनिया में नहीं सुन रहा, मुसलसल जहारियत का मुर्तकब हो रहा है। मिज़ाइल के हमले किए जा रहे हैं, फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं, तोपखाने से हमले किए जा रहे हैं। आज इस इजरायली जहारियत और इसके साथ जुड़े हुए तमाम नुकात का जायज़ा लेंगे कि इस इजरायली जहारियत के पस पर्दा क्या मकासद हैं, क्यों इसराइल किसी भी बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी कॉल्स किसी के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराएँ। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, दफ्तर ख़ारजा के साथ तवील अरसे तक रहे हैं और आजकल अखबारात में बैनुल अक़वामी अमूर पर लिखते हैं। नजमुल साकिब साहब, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं नासिर अब्बास शिराजी साहब जो माहिर अमूर मशरक़ वस्ता हैं। नासिर शिराजी साहब चूँकि मशरक़ वस्ता के अमूर के ऊपर इस वक्त गहरी नज़र रखे हुए, उनसे शुरू करते हैं। नासिर शिराजी साहब, जो इस वक्त की जारियत है उसे मुसलसल 7वां रोज़ है, अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा। आपका शुक्रिया। और मैं आपके प्रोग्राम को ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपके पैनलिस्ट ने जो बातें कही थी वो आज प्रूव हो रही हैं। आपको याद होगा आपके इसी प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी कि अगर कोई फ्यूचर वार होती है तो अगरचे जो कैजुअलिटीज़ हैं वो फ़लस्तीनी साइड पे बहुत ज़्यादा होंगी और इसको हमको प्रोपोर्शनेट नहीं कह सकेंगे, लेकिन चंद चीज़ें रकम हो जाएंगी। मसलन इसराइल की मिलिट्री माइट का सहर जो है वो टूट गया है। उनके आयरन डोम के जो फेलियर्स हैं वो साबित हो गए। बाज़ जगहों पे उन्होंने खुद कहा कि वहाँ हमारी कम्युनिकेशन नहीं थी, वहाँ हमारे सिग्नल्स प्रोवाइडेड नहीं थे, वहाँ उसकी 70 से 80% जो है उसकी सलाहियत होती है, लेकिन उसका शहर भी जो है वो टूट गया है। उसके बाद अभी तक इसराइल जो है वो ज़मीनी हमला, ग्राउंड असॉल्ट नहीं कर सका है, गजा के अंदर एंटर नहीं हो सका है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए कि जब वो एंटर होंगे तो जो ह्यूमन लॉस होगा बिल्कुल उनके फौजियों का, वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो एक्सपोज हो गई है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसराइल के तमाम बड़े शहर, इंक्लूडिंग उसके स्ट्रेटेजिक एसेट, इंक्लूडिंग उसके कैपिटल, इंक्लूडिंग उसका बेन गुरियन एयरपोर्ट और इंक्लूडिंग जो उन्होंने मुतबादल एयरपोर्ट्स बनाए थे, वो सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो है वो बंद हैं और एक बहुत बड़ी तादाद लाखों की आबादी जो है वो शेल्टर्स के अंदर है और तमाम बड़े शहर हिट हो चुके हैं और वहां पर उनकी जो बाज पावर स्टेशन थे वो भी हिट हुए हैं। तो ये पहली बार हुआ है। मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि आइंदा की जंग का जो सेंटर है वो खुद इसराइल बनेगा और इसराइल के अंदर ये जंग लड़ी जाएगी। आप देखें कि इस वक्त जंग का मरकज इसराइल बन गया है और इसराइल अंदर से जो है वो एक बदतरीन खलफचार का शिकार है। जो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से जो शेख जराह के कस्बे के अंदर फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, कम अज कम 7 इसराइली फौजी जो है वो स्वेर इस वक्त जो है वो उनकी हुई है, जख्मी है और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और बहुत ज्यादा अवामी रद्दमल के नेतन्याहू को बाकायदा कहना पड़ा है कि हम तारीख के बदतरीन दौर से गुजरे हैं और उसकी ये वर्डिंग है कि इससे बढ़कर और क्या होगा कि हमें अपने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है सिविल वार को रोकने के लिए। सियासी अदब इस्तेकाम आपके सामने है। इसी तरह वेस्ट के जो डुअल स्टैंडर्ड हैं, वो अगर आप सिर्फ यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव जिसने साथियों के साथ बातचीत की है और अगर आप अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे जिसने साथियों के साथ बातचीत की, अगर आप सिर्फ उनकी गुफ्तगू और क्रॉस टॉक को देखें तो साथियों के किसी सवाल का जवाब वो नहीं दे सके हैं। उन्होंने एक मरतबा भी फलस्तीन के ऊपर जो इनअप्रोप्रिएट वार जो है या कैजुअलिटीज या सिविलियन का जो लॉस है उसके ऊपर बात नहीं की है। फलस्तीनियों के राइट टू सेल्फ डिफेंस को इन्होंने एंडोर्स नहीं किया है। और इसी तरीके से मुस्लिम हुक्मरान भी एक्सपोज हुए हैं कि जो बहरहाल अपनी फॉरेन पॉलिसी को इसराइल के साथ नती किए हुए हैं, लेकिन मुल्कगीर नहीं, आलमगीर फलस्तीनियों की सपोर्ट आपने देखी है। दुनिया के अंदर मुजाहरे, मैंने अभी डलास का मुजाहरा देख रहा था,
यूके का मुजाहरा देख रहा था, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां इस वक्त लीगली परमिशन है या कोविड एसओपीज उनको परमिट कर रही है, पूरी दुनिया में, हत्ता अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो है वो खुद यहूदी कम्युनिटी ने किया है, जो इस ज़योनिज्म के और इस जो इंसानी आपकी कह लें कि एक अलमिया रूनमा हो रहा है, वहां पर उसके खिलाफ उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो लिया है। तो इस वक्त इन डेप्थ सूरत हाल ये, अगर मैं ग्राउंड सिचुएशन की बात करूं, इसराइल अगर एंटर होगा गजा के अंदर, उसे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा। जी वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले इनके सिस्टम को पैरालाइज करें, पहले इनकी जो मिसाइल पावर है उसको कर्टेल करें, मिनिमाइज करें, और उसके बाद जो है वो अंदर हो चुके हैं। इस वक्त अगर वो अंदर भी दाखिल नहीं होते तब भी उनकी बहुत बड़ी सुख्ती है अगर ये जंग बंद हो जाती है और वो एंटर नहीं हो सकते। ये सीधी सीधी हमास और गजा के लोगों की फतह जो है वो काउंट की जाएगी। इसराइल के अंदर कोई ये नहीं कह रहा, मैं इसराइली की बात कर रहा हूं, मैं फलस्तीनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसराइलियों की बात कर रहा हूं। वो सारे के सारे सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें जंग की हरारत का सामना अपने घरों के अंदर करना पड़ेगा, और ये सूरत हाल होगी। तमाम फ्लाइट्स अमेरिका से, यूरोप से, और इसी तरीके से आखिरी फ्लाइट जो चल रही थी वो यूएई की दुबई, वो फ्लाइट दुबई की थी, वो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनकी न्यूज भी देखी कि उन्होंने भी अपनी तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इसराइल की फजा महफूज नहीं है। कल एक उनके बहरिया के जहाज को हिट किया गया है और वो भी तकरीबन तस्लीम हो गया कि वो हिट हुआ है, तो बहरिया भी उनकी हिट हो गई है। और आयरन डोम की खुद जो बैटरीज हैं कि जो इस डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा इनएविटेबल पार्ट है, वो बैटरीज हिट हुई हैं बाज़ जगहों पे, और उससे भी एक बड़ा खला वहां पर आया, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुझे 100% डिफेंस नहीं कर सकता। तो ये मैं कह सकता हूं, आप इस पे मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं कि इसराइल के जो डिक्लाइन है उसका बहुत बहुत उम्दा आगाज जो है वो फलस्तीनियों ने किया है, और एक खास तरह की यूनिटी के मामला शुरू हुआ है मस्जिद अक्सा के अंदर, और उस इलाके के अंदर के जो तकरीबन इजरायली अरब हैं, यानी इसराइल के अंदर रहने वाले अरब हैं, वहां पे एक दिन में 1000 लोग जख्मी होता है। वो एक रात जो है वो मस्जिद अक्सा पे गुजारते हैं, अगले दिन वो वहां पे नमाज पढ़ते हैं, और 24 घंटे का उनको हमास के अंदर मौजूद गजा की जो हमास की मूवमेंट है वो उनको 24 घंटे का टाइम देती है कि अल्टीमेटम में आप जो है वो मस्जिद अक्सा खाली करेंगे, और 24 घंटे में इजराइलियों को मस्जिद अक्सा खाली करनी पड़ती है, जो उस वक्त वो अपनी समझ रहे हैं कि इसराइल हमारे पास है और जी इसराइल के अंदर है मस्जिद अक्सा, तो जी वहां पे उन्हें खाली करनी पड़ती है। तो जी एक बिल्कुल। खास तरह की यूनिटी, उर्दन के हजारों लोग बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बॉर्डर नहीं खुलेगा, कम अज कम 4 बॉर्डर खुल जाएंगे। इस वक्त इस बॉर्डर के ऊपर हीट बहुत ज्यादा है, गोलान हाइट्स के ऊपर, वहां रेजिस्टेंस के लोग भी बैठे हैं, सीरियंस भी बदला लेने के लिए बेताब बैठे हैं, वो गोलान हाइट्स के हवाले से भी बेताब हैं। लेबनान से 3 रॉकेट्स फायर हुए हैं जो लेबनान ने भी तस्लीम किया, इन्होंने भी तस्लीम किया है, वहां पे भी सूरत हाल काफी संजीदा है। जॉर्डन की सूरत हाल मैं आपके सामने बता रहा हूं, और इसी तरीके से एन मुमकिन है वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो स्क्रिप्शिश स्टार्ट हो जाएं, और अगर ऐसा स्टार्ट होता है तो इसको अनफोल्ड करना इन वाकयात को ये तकरीबन जी पॉसिबल बिल्कुल नहीं रहेगा, नामुमकिन और होगा। फिर ये बिल्कुल मुकाबला हासिल नासिर शराई साहब ने, सैयद मोहम्मद अली साहब, नासिर शराई साहब ने बड़ा अहम एनालिसिस दिया है कि इसराइल की दूसरी पिक्चर उन्होंने दिखाई है कि वो इस वक्त खौफ और हरास के आलम में शिकस्त के ट्रैक के ऊपर है। तो ये तो हमें इसराइल भागता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त, इसलिए कि गुज़िश्ता 48 घंटों की जो इतलात थी उसके मुताबिक उन्होंने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर देना था, लेकिन वो शुरू नहीं कर सके। देखिए, बहुत जामिया तज्ज़िया किया शिराजी साहब ने। मैं बुनियादी तौर पे 2 फ्रेमवर्क में बात करने की कोशिश करूँगा इस सारी सिचुएशन को। एक हिस्टोरिकल जो रियलिटी है इसराइल की, कि बुनियादी तौर पे इसराइल क्या चाहता है जी और उसकी मौजूदा हिकमत अमली क्या है, और नंबर 2 के जो इंटरनेशनल रिएक्शंस उसके रद्द-ए-अमल में आए हैं उनकी क्या अहमियत है। नंबर 1, अगर आप 73 साल की जो इसराइल की हिस्ट्री है इसको 1 मिनट में मैं बयान कर दूं, तो देखिए, पहले इसराइल का जब क़याम अमल में आया, जो फ़लस्तीन की टेरिटरी थी उसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़े के नतीजे में, तो पहली स्टेज उसकी ये थी कि उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज़म की, मुख्तलिफ़ हिस्सों पे कब्ज़ा किया। नंबर 2, उसने वेस्ट के साथ अमूमी तौर पे और अमेरिका के साथ खुसूसी तौर पे बहुत करीबी दिफाई, तज़वीराती और माशी रवासिम कायम किए। तीसरी उसकी स्टेज थी वो ये थी कि अब वो मिडल ईस्ट के अंदर मुस्लिम ममालिक, खुसूसन अरब ममालिक के अंदर कैंप डेविड से जो उसका प्रोसेस शुरू होता है, वो एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन उसकी तीसरी स्टेज थी। जी अच्छा,
अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब आप उसकी तस्वीराती रियलिटी की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे उसकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ती गई, वैसे वैसे आपने देखा शुरू में तो 48 की भी जंग हुई, 56 की भी जंग हुई, 67 की भी जंग हुई, यौम किपूर की 1973 की भी जंग हुई। लेकिन अब आप देख रहे हैं, मैं शराजी साहब के इस तज्जिए से इत्तेफाक करता हूं कि फ़लस्तीनियों की तरफ से ख़ास तौर पे गाज़ा से जो रद्दअमल सामने आया है, जो ब्रूटैलिटी और जुल्म सितम के नतीजे में इसराइल के, वो यकीनन मैं समझता हूँ इसराइली क़यादत और उसकी फ़ौज के लिए एक आई ओपनर था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो मुस्लिम दुनिया और ख़ुसूसी तौर पे जो अरब दुनिया है, उसकी तरफ से कोई तस्वीराती रद्द-ए-अमल आपको बतदरीज उसमें कमज़ोरी नज़र आती है। कमज़ोरी नज़र आए। नजमुल साकिब साहब, ब्रेक की तरफ जाना है, आप सिर्फ ये बताएं कितना अहम था जो आज OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में आज जो करारदाद आई, आप समझते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए ये एक रीज़नेबल सपोर्ट थी? देखिए मतीन साहब, हालात बहुत संजीदा हैं और दुख तकलीफ़ अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त जो मंजरनामा है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लहू लहू है। और उसमें तकलीफ़ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे मुसलमान होने के नाते से वो तो अपनी जगह पे है ही। ये मंज़र बारहा देखा ना जाए, अब ये कितनी देर तक चलेगा? एक वैसे बात मैं यहाँ बड़ा ज़रूरी करना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जी इज़राइल इस वक्त जो है ना वो उसको शिकस्त होने वाली है, उसके बॉर्डर तक पहुँच गए हैं। मैं अपने तजुर्बे और अपने इल्म के मुताबिक आपको ये बता सकता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ आपको। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। और यार वो लोग जो कि असली तस्वीर दिखाना चाह रहे थे, या उनकी तो बिल्डिंग गिरा दी आपने, मीडिया को अटैक जो किया उसमें तो आपने उनका, अब आपको कहां से मिल रही है ये खबर? ये कहां से आपको खबर मिल रही है कि इजराइल फंस गया, इजराइल जो है वो रिट्रीट कर रहा है और फलस्तीनी जो है? ऐसा नहीं है भाईजान। हाँ, सूरत हाल ये है कि वहां पे बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, जवान सारे लोग जो हैं वो इस वक्त अपनी जान बचाने की उसमें है, और वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि कौन है जो कि अभी आएगा। और इस पे जो मतीन साहब आपने कहा, OIC का एक बहुत अहम इजलास आज होता है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ जिस तरीके से बयान किया, उसमें बाकी चीज़ें तो वैसी की वैसी थी। एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगा, और वो ये है कि शाह महमूद ने कहा कि जो कोई भी मूव होगी OIC की या आलम इस्लाम की या पूरी दुनिया की, पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता जंग में जाना पड़ता है तो पाकिस्तान उस मूव के अंदर मौजूद होगा। जी, फ़लस्तीन के इस बहरान पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं गज़ा पर इजरायली जारियत की। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपने कहा कि आज OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में कहा गया कि अगर जंग छिड़ती है या खौफनाक तरीन सूरत हाल होती है, ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, तो इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान उसका पार्ट होगा। क्या ये तो माजी में भी हम सुनते आए हैं? ये गुज़िश्ता कमो बेश 60-65 बरस से यही सुनते आए कि इस्लामी दुनिया किसी भी जहारियत की सूरत में फ़लस्तीन का मुकम्मल दिफा करेगी। अगर दिफा होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, शुरू से ऐसे ही होता आया है, लेकिन अब हालात बदल गए। इस वक्त की सूरत हाल जो है वो, उसमें ये जो .com डिजिटाइज, व्हाट्सएप, ये वो सारा जो इंस्टाग्राम वगैरह है ना, इसने दुनिया में बड़ी सारी तब्दीलियां लाई हैं और लोग कुछ हकीकत पसंद होते जा रहे हैं जी। और उनको समझ आ रही है कि हमने वाकई कुछ करना है, क्योंकि आपने एक रेजोल्यूशन दे दिया OIC ने, बस फिर क्या? इतनी ज़्यादा आपके पास फाइलें पड़ी हैं जिसमें रेजोल्यूशन के ऊपर रेजोल्यूशन है। किया क्या है?
इस वक्त जो सूरत हाल समझ आ रही है उसमें आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास है। हमारी दुआ है कि उसमें से कोई ऐसी चीज़ निकले जो मसले के हल की तरफ से हो। मैं क्विकली आपको बताऊं, इसमें होने वाला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये लगा कि इजराइल पे नुकसान बढ़ गया है या इजराइल इस वक्त वाकई ख़तरे की बिल्कुल निशाने पे है, तो आप देखेंगे कि वाशिंगटन से और यूरोप से खबर आएगी कि जी इस जारहियत को फौरी तौर पे बंद किया जाए, सीज फायर हो, क्योंकि एक दफ़ा हम पहले भी देख चुके हैं ये, जिसमें ये होगा कि अब चूंकि इसको नुकसान पहुंचने वाला है, इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे। जी। असली मसला ये नहीं है कि सीज फायर हो, सीज फायर तो कराएंगे आप उस वक्त जब इजराइल खतरे में आएगा। असली मसला ये है कि मसले का हल हो, फ़लस्तीन की वो 2 स्टेट जो आपका वो है उसके ऊपर बात हो, और उसमें बेशुमार आपकी ओस्लो दाएं बाएं इतने आपके पास एग्रीमेंट्स अकॉर्ड्स पड़े हैं, यूनाइटेड नेशंस के अपने रेजोल्यूशन मौजूद हैं। मसले का हल करें, क्योंकि अभी आप सारा देख रहे हैं, आप नोट करें, रशिया भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है, उसके बाद आपका अमेरिका तो देख ही रहा है, कर कुछ नहीं रहे। वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जिस वक्त इजराइल के हाथ से ये बात निकलने लगेगी और वो सीज फायर की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये सीज फायर भी हो और उसके बाद फलस्तीन बने। जी, बड़ी अहम बात। नासिर शिराजी साहब, क्या ये जो पहलू उन्होंने हाईलाइट किया है कि इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सीज फायर तो अभी होना चाहिए, जारियत इजराइल की तो अभी रोकनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछूंगा, बीजिंग और मॉस्को इस सूरत हाल में क्या मुमकिन किरदार अदा कर सकते हैं सलामती कौंसिल में? मेरे ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर खुद वहां फलस्तीनी है इस वक्त जी। और आपके इल्म में है कि इस वक्त जो अरब वर्ल्ड है वो इस वक्त उनकी स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि फलस्तीनी खुद अपनी मूवमेंट के स्टेक होल्डर हैं और ये इंडिजिनियस मूवमेंट है लार्जली। और खुद फलस्तीनी क्या डिसीजन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फलस्तीनी इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, देखें, हमने 33 डेज वार को डे टू डे ऑब्जर्व किया है, बीइंग अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। मैंने ये 55 डेज की गजा वार को डे बाय डे ऑब्जर्व किया है, बीइंग अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। जब हम उसको देखते हैं तो इसराइल जो अगराज़ व मकासद बयान कर रहा था और इतने दिनों के बाद जब उसे जंग सीज फायर करनी पड़ी, तो पूरी दुनिया के लिए भी मालूम था और उनके लिए भी मालूम था कि वो उनमें से कोई एक भी हदफ हासिल नहीं कर सके हैं। और जो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी हुई वो बिलाखिर उस वक्त फलस्तीनियों की, अगरचे लॉसेस बहुत ज्यादा हुए, अगरचे वहां कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी, अभी भी मैं सीन ऐसा ही देखता हूं। और इजराइल आसानी से नहीं चाहेगा कि इस अंदाज के साथ चीजें वाइंड अप हो कि उसको फेस सेविंग भी ना मिले और बजाय ये तासर चला जाए कि इसराइल के अंदर इतनी डेप्थ के अंदर अटैक्स चले गए हैं। देखिए, पहले ये कैफियत कभी नहीं हुई है। पहले जंगें बैरूत में हुई हैं, पहले जंगें गोलान हाइट्स के अंदर हुई हैं, पहले जंगें सिनाई के अंदर हुई हैं, पहले जंगें जॉर्डन की इस साइड के ऊपर हुई हैं। ये पहली बार है कि जंग का दायरा इतना वसी हुआ है और इसराइल का तूलो अर्ज निशाना बना है। ये पहली बार है, अनप्रेसिडेंटेड है। इसराइल में इस तरीके से फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई हैं, इसराइल के अंदर लाइफ स्टैंड स्टिल नहीं हुई है कभी। इसराइल के अंदर इस तरह कर्फ्यू, बहुत ज्यादा शहरों के अंदर कर्फ्यू लगे हुए, पहले कभी इस तरीके से नहीं लगे। इसराइल के अंदर कभी भी पॉलिटिकल जो डिवीजन है वो इतनी गहरी नजर नहीं आई है एक स्टेट और सोसाइटी के तौर पे टू डील विद द सिचुएशन। वहां पर कोई फार्मूला उनके लिए नजर नहीं आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके लिए भी अभी बहुत क्लियर नहीं है वो क्यों ऐलान करते हैं। आज से 3 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था गजा के अंदर एंटर होने का, लेकिन अभी तक गजा के अंदर एंटर वो नहीं हो सके। जी नासिर शिराजी साहब, बिल्कुल आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी। लेकिन सैयद मोहम्मद अली साहब, इस्लामी दुनिया मुनकसिम नजर आती है कि खासे जो अरब ममालिक हैं उनके इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, तो ये OIC का इजलास होना, ये करारदाद आना, ये तो बेमानी सा नहीं लग रहा, चूँकि प्रैक्टिकली तो इस्लामी ममालिक के इजराइल के साथ रिलेशंस हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? रेजोल्यूशन, करारदाद, जॉइंट स्टेटमेंट, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के साथ दोस्ती, तिजारत, तुर्की खुद इजराइल के साथ तिजारत बढ़ रही है, UAE ने इजराइल को तस्लीम कर लिया, बहरीन ने तस्लीम कर लिया, उर्दन ने तस्लीम कर लिया, मिस्र ने तस्लीम कर लिया। तो फिर जब ये तस्लीम कर लेना, तो ये फिर इस्लामी दुनिया इजराइल के ख़िलाफ़ एक्शन कैसे ले सकती है? देखिए जी, मैं थोड़ा गैर जज्बाती अंदाज में हक़ाइक़ के हवाले से बात करने की कोशिश करूँगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ शिराजी साहब से इस एस्पेक्ट पे कि फ़लस्तीनियों ने जितना मुंह तोड़ जवाब दिया है इसराइली जाहिरियत का, वो 73 साल में नज़र नहीं आया। लेकिन मुस्लिम और दुनिया और आलमी सतह पे उनको
अवाम की सतह पे तो बहुत सपोर्ट मिली है, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो सरकार रहे की हैं सतह पे नहीं है। और साथ ही साथ कंडेमनेशन भी हो रही है। जो ओआईसी की आज करारदाद आई है उसमें सिंपथी भी दी गई है, उसमें कंडेम भी किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा पे ज़ोर भी दिया गया है कि वो अपनी करारदादें नाफिज करे। लेकिन हकीकत ये है, मैं क्विकली कह देता हूँ, मुस्लिम दुनिया बिलअमूम और अरब दुनिया बिलखुसूस जब तक वो सियासी, माशी और फौजी एतबार से मगरबी ताकतों के ज़ेरे नगी रहेगी, उन पे डिपेंडेंट रहेगी, ये तवक्को करना कि वो आज़ादाना खारजा और दिफाई पॉलिसी बना सकते हैं और कोई इंटरनेशनल कोलिशन बना के अपने किसी मुल्क की मदद कर सकते हैं, ये गैर हकीकत पसंदाना गैर तवक्को है। हकीकत पसंद ऐसा है ही ना। है। आप क्विकली ये बताएं कि आज यानी गुज़िश्ता 24 घंटों में जो बैन अल-अक़वामी मीडिया के ऑफिस पे हमला किया गया, बैन अल-अक़वामी मीडिया तो आपके सामने हकायक ला रहा है, उन्होंने तो इजराइल के खिलाफ किसी क्राइम का इर्तकाब नहीं किया जी। अच्छा, ये जो बिल्डिंग आप देखें ना, अगर जिस तरह से गिरी है, जहाँ पे एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा जी, के जी, जी, ऑफिस थे, एक बिल्डिंग अगर आप गौर से देखें और आपको 9/11 याद हो तो उसका रेप्लिका है। आप ये देखेंगे कि वो बिल्डिंग बिल्कुल वैसे गिरी है जिस तरह से के ट्विन टावर गिरे थे। ये तो हो गया आपकी पहली सेम बात, टेक्नोलॉजी है। सेम जी। टेक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने ये जो ओआईसी की बातें कर रहे हैं ना मतीन साहब, आप जी। शिराजी साहब भी और ये मेरे दोस्त सैयद मोहम्मद अली साहब भी, देखें ओआईसी बनी ही फ़लस्तीन के लिए थी। बिल्कुल। ओआईसी ओज इट्स ओरिजिन टू मस्जिद अक्सा मस्जिद जब उसको अक्सा। बनी ही इसीलिए थी। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई, चूंकि 9/11 का जिक्र आया है, तो उसामा बिन लादेन नाम का जो शख्स था वो ऑन रिकॉर्ड है, उसने ये कहा था कि 9/11 फ़लस्तीन की वजह से पेश आया। ये बड़ा आम पहलू आप हाईलाइट कर रहे हैं। 9/11 ने कहा था कि 9/11 फ़लस्तीन की वजह से हुआ। फ़लस्तीन की वजह से पेश आया। अब इसमें इसकी फ़लस्तीन की अहमियत में दो राय, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में नहीं है, आलम इस्लाम में नहीं है, दुनिया इस्लाम में नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, मुसलमान इकट्ठे हों तो सही। आप यकीन करें, एड्डा जिन्नत इजराइल है यार, यकीन करें, और चारों तरफ उसके जो हैं वो ये यानी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, और इकट्ठे एक दफा हो तो जाओ। आप आपस के उसमें क्या चीज माने है उसमें ये जो अभी सैयद साहब ने बोला, मोहम्मद अली साहब ने, कि हर एक मुल्क की अपनी अपनी सियासी, सिफारती और दिफाई पॉलिसियां हैं। जी सैयद मोहम्मद मैं अली क्विकली सिर्फ एक बात बताऊँ, देखें उस वक्त जब 48, 56, 67 और 73 की जब अरब इसराइल जंगें हुई, जी। तो आप कोल्ड वॉर का दौर था, और जिन ताकतों ने मदद की मुसलमानों की और अरबों की इसराइल के खिलाफ फौजी एतबार से, उनका एक इंटरेस्ट था कि अमेरिका के एक बड़े हलीफ इसराइल को कंटेन किया जाए। अभी सूरत हाल डिफरेंट है। अभी जब तक चाइना या रशिया इतना अग्रेसिवली अमेरिका के इंटरेस्ट को कंटेन करने के लिए कन्फ्रंट नहीं करते, ये अनलाइकली है कि मुस्लिम दुनिया इंडिजिनसली जो है ना, उनके पास दिफाई साजो सामान ऐसा है कि वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर सर्वाइव कर सके। तो लड़ना तो दूर की बात है, अगर अमेरिका इनकी दिफाई इमदाद बंद कर दे तो ये लड़ने जोगे भी नहीं है। जी नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदीद। आखिरी सेगमेंट में हम एक मरतबा फिर बात करेंगे गज़ा पर इजरायली जारियत। हमारे साथ मौजूद है नासिर शराई साहब। नासिर शराई साहब, अगरचे कि आपने खुल के बताया कि इस वक्त जो बॉर्डर्स हैं, शाम का बॉर्डर है, लेबनान का बॉर्डर है, उर्दन का बॉर्डर है, उसके ऊपर जो मुजाहिदीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो बस मुंतज़िर हैं कि जी किस वक्त इजरायली फोर्सेस दाखिल होती हैं और वो उनका मुकाबला करेंगी। आपसे पूछना ये है कि इससे पहले अगर हम देखें तो ईरान के जो जोहरी साइंटिस्ट थे उनको निशाना इजराइल ने बनाया। इसके साथ साथ जो
अगर हम उससे पहले देखें तो उससे पहले भी बहुत हाई प्रोफाइल जो असैसिनेशन हुए जनरल कासिम सुलेमानी और दीगर जो हमले किए गए, उसके पीछे भी इज़राइल की कोलैबोरेशन हमें नज़र आती है। तो आखिर इज़राइल जो है ये क्या मकासद हासिल करना चाहता है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इज़राइल को वाकई कोई थ्रेट है क्या? ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसका मकसद इज़राइल है? जी, मैं एक तो ये अर्ज करूँ कि ये दुरुस्त है कि जो इजरायली डॉक्ट्राइन है और इवन अमेरिकन डॉक्ट्राइन है, उसमें किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी सलाहियत नहीं है। लिहाजा आप देखते हैं कि लीबिया किस तरीके से मैनेज हुआ है और उसका जी। सारा प्रोग्राम कैप होगा। फिर इसी तरीके से इराक का प्रोग्राम जो है वो आपने देखा, और फिर ईरान के खिलाफ सैंक्शन जो है वो चल रही हैं। और ओनली जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्राइड जो है वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है कि जो सर्वाइव भी कर रहा है और वो एक खास कैपेसिटी तक भी वो पहुंच चुका है। इस लिहाज से मैं तो अपने वतन के लिए भी, चूंकि इनके डॉक्ट्राइन की बात कर रहा हूँ, तो एक परसिस्टेंस थ्रेट जो है वो मैं देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि ईरान ने वाज़े तौर पे उसका सारा प्रोग्राम मॉनिटर्ड है, आईएईए के जरिए से मॉनिटर्ड है। तो अगर ये कहा जाए कि ये कोई थ्रेट है इसराइल के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात हो। इसराइल के खुद जियोग्राफिकल डेप्थ को, उसके साइज को देखते हुए ये मालूम होता है कि वो एटमी उन्वान से वो कोई थ्रेट नहीं है। अलबत्ता जो ईरान का एटमी प्रोग्राम था उसको वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं, और अभी ईरान के एटमी प्रोग्राम का ही एक एनेक्सेशन है, आप इन सेंस कहें, कि जो इस वक्त वो विटनेस कर रहे हैं गजा के अंदर से और इस सारे रीजन के अंदर से। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कनेक्टेड है। मैं एक बात जरूर आपके जी। उसमें कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो फलस्तीनियों की मूवमेंट है, फलस्तीनियों की मौजूदा अपराइजिंग है, उनकी डिपेंडेंस पिछले मरतबा जो चंद मूवमेंट रही हैं उनकी तरह मुस्लिम उम्मा के ऊपर नहीं है, बल्कि इस रियलाइजेशन के ऊपर है कि मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान, मेरी जब मैं मुस्लिम उम्मा माजरत हुक्मरान, उन्हें ये मालूम है कि मुस्लिम हुक्मरानों ने उनको सपोर्ट करने नहीं आना। लिहाजा हमने कैसे मामलात को इस नहज तक लेके जाना है कि हम अपने मफादात को हासिल कर सकें और इसराइल को कारी ज़रब जो है वो लगे। तो मैं इस उन्वान से मौजूदा सिनेरियो को देखता हूं, और मैं इसको बहुत ज्यादा रेलेवेंट ही नहीं समझता हूं कि इस वक्त अगर अरब लीग को बड़ा इजलास कर ले और ओआईसी को बड़ा इजलास कर ले, तो वो रीजन कोई बेईमानी और होगा। चीज है जी। और अरब लीग और ओआईसी कोई और चीज है। जी बिल्कुल। लिहाजा, और तीसरी बात, ईरान बाकायदा खुल खुला के सामने आया है, जिनका नाम आपने लिया कासिम सलमानी, उनके जो प्रेडेसेसर है इस वक्त वो डायरेक्ट वहां रीजन में गए हैं, लेबनान में गए हैं। इस्माइल कानी उनका नाम है। उन्होंने हमास की लीडरशिप के साथ, इस्माइल हानिया के साथ डायरेक्ट बात की है, और मेरा ख्याल है कि चीजें जो हैं वो बिल्कुल क्विकली रीशेप होगी अगर मामलात जो है किसी ऐसे मैच पे पहुंचे कि जिससे हमें ये लगा कि गजा में कोई इससे भी बड़ा अलमिया जन्म लेने वाला है, तो मामलात जो हैं वो बहुत तेजी से रीशेप हो सकते हैं और एक और स्ट्रांग रिस्पांस इन लोगों की तरफ से भी आ सकता है। मैं This is my मैं point. सिर्फ बिल्कुल इसमें सैयद ऐड कर मोहम्मद अली मैं साहब इसको यहीं इन्होंने से बड़ा ऐड कर अहम देता इन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया बिल्कुल। कि अब फ़लस्तीनी इस्लामी दुनिया पर इन्हिसार नहीं कर रहे। मैं इसी को थोड़ा सा जी। ऐड कर देता हूँ आगे, जो उनका तज्ज़िया काफ़ी कम्प्रिहेंसिव था। ब्रीफली आगे 3-4 चीज़ें हो सकती हैं जो कि मैं सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्टर्स रखूँगा। देखिए, जो नाक़दीन हैं जी। गाज़ा के हवाले से, हमास के हवाले से, या जो ईरान की सपोर्ट को तशवीश की निगाह से देखते हैं या उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं, ये आर्गूमेंट उनको सूट करता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी मिज़िल प्रोग्राम को लिंक किया जाए। क्योंकि अमेरिका में जो मुखालिफिन हैं JCPOA के, जिसके हवाले से वियना में इस वक्त मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी हैं, और अमेरिका और ईरान पे बाकी ताकतें भी जोर दे रही हैं कि उनके दरमियान एक सॉर्ट ऑफ अमेरिका दोबारा इसमें शामिल हो जाए। अच्छा, क्योंकि दैट विल ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक रिलीफ फॉर ईरान। हाउएवर, अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है और ग्राउंड ऑफेंसिव आगे बढ़ता है इसराइल की जानिब से, तो लाइकली ये है कि हिजबुल्लाह भी इसमें इन्वॉल्व होगी। अच्छा, स्ट्रेटेजिकली वेरी क्विकली मैं ये बता देता हूँ कि ये जो रॉकेट्स इन्होंने हमास ने मारे हैं अपने दिफा में, उसके ज़रिए से जो उनका BMD सिस्टम है वो टेस्ट भी हुआ है, और वो चूंकि बहुत एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम है तो वो काफ़ी हद तक सैचुरेट भी हुआ है। और अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है तो इसराइल के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो भी ये बात देखेंगे कि अगर हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व होती है, लबनान, गाज़ा, वेस्ट बैंक, तीनों तरफ से प्रॉब्लम होती है, तो अफगानिस्तान, तो इसराइल को प्रॉब्लम्स होंगी। अलबत्ता जिस तरह एम्बेसडर साहब ने शुरू में कहा था, दारोमदार इस कॉन्फ्लिक्ट के ख़त्म होने का इस बात पे होगा कि क्या अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ये समझते हैं कि इसराइल इस जंग को मजीद अपने फेवर के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जारी रख सकता है या नहीं। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब,
वे फॉरवर्ड क्या है? डीएस्केलेशन, इजराइल का तहफ़्फ़ुज़। मुझे बड़ी खुशी जी। है मतीन साहब कि आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो आपके पैनलिस्ट और जो आपने बातें की हैं उससे कम से कम इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल की बड़ी वाज़ेह शक्ल सामने आ रही है। जी अब ऐसे है कि अभी होगा क्या। जी देखिए, ये हमें बिल्कुल गिला नहीं करना चाहिए कि जी ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो हिंदुस्तान है ये क्यों चुप है, मोदी क्यों चुप है, इसके फ़लस्तीन के साथ बड़े ग्रुप- गहरे रवाबित थे। सुन तो लेना, G77 क्यों चुप है, यूनाइटेड नेशन से इतना मासूम सा क्यों निकला है, या यूरोप क्यों चुप है, EU क्यों चुप है, ये सारे लोग क्यों चुप हैं, इसका गिला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने ये देखा कि पहली दफा न्यूयॉर्क में एक प्रोटेस्ट निकलती है मतीन साहब, जी। और वो उसमें यहूदी हैं। ये मैं बड़ा उन अहम तमाम लोगों significant है। को मैं उन तमाम लोगों जी। को एक नवीद देना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि जी जो कुछ मर्जी हो जाए अमेरिका इजराइल के साथ रहेगा। मैं दोबारा से कहता हूं, मैं उन लोगों को नवीद देना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि अमेरिका कुछ भी हो जाए इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। देखिए, ये जो पब्लिक ओपिनियन होती है ना, और अमेरिका की खास तौर पे अंदर की ओपिनियन, जी। ये बड़ी ताकत होती है। मुसीबत ये है कि कुछ मुल्कों को इस ताकत को एक WMD बनाने का तरीका नहीं आता, वो तरीका। हमने सीखना है। जी, वो तरीका हमने सीखना है। फ़लस्तीन की सूरत हाल, गज़ा पर इजरायली जारियत, इस सारी सूरत हाल के ऊपर यकीनी तौर पर इस्लामी दुनिया को अपने तमाम तर मफादात एक तरफ रख कर फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के अवाम की सपोर्ट करनी होगी। अगर इस वक्त फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती ना किया गया, प्रैक्टिकली सपोर्ट ना की गई, तो आने वाला मंजरनामा इंतहाई खौफनाक होगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, नासिर अब्बास शिराई साहब, आप तीनों माहिरीन का इंतहाई शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को मतीन हैदर के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।